तो स्वागत है आपका इस चैप्टर की आखिरी सभा में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पिछली सभाओं में 3 मार्क्स के लिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 3 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी ध्यान में लेना है। हमारे पास कुछ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और कुछ बैलेंस ऑफ लॉस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस का बैलेंस हमें मिलेगा। हमें उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उसके बारे में इस सभा में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन में है और एक एक्सरसाइज में है। 2 ही क्वेश्चन है टोटल और दोनों सेम है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। जो इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वही इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 सेम है, तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अलय एंड संकेत 2 पार्टनर्स हैं, द पार्टनरशिप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, profit sharing ratio amongst them is 2:1 as on 31st March 2017. The following are the balances in the books of the firm. 4 बैलेंसेस दे रखे हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, रिजर्व फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, एंड आगे इंफॉर्मेशन दिया है, on the above date Alay and Sanket decided to change their profit sharing ratio to 1:1। मतलब इस सेंटेंस का काम तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस से पता चलता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन होगा तो ये जो बैलेंसेस हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, अ क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग पेबल टू वर्कर्स अगेंस्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री के थ्रू आंसर बनाना बेटा, पास जर्नल एंट्रीज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक छोटा सा, नहीं आया भी होगा तो भी मेरे को इंट्रोडक्शन तो देना है इसका प्रॉपर्ली। देखते जाइएगा। हमें 2 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और अक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या जानने योग्य बातें हैं, फटाफट देख लेते हैं। इसको तो पहले छोटा कर देते हैं। आई होप दिख रहा होगा आपको। अगर आपको पेज नंबर 127 पे जाओगे पार्ट 1 के, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। हमें 2 चीजें करनी है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस का करना है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो, इसमें न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है। वी डू नॉट रिक्वायर दिस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्यों दिया हुआ है, 2 रीजन है। पहला रीजन है कंफ्यूज करने के लिए, दूसरा रीजन है ये न्यू रेशियो देने की वजह से पता चलता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन के बिना हम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। बैलेंस दिए तो दिए है ना, रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे। ठीक है, तो लेकिन छोड़ो वो सारी चीजें अभी। तो हमें क्या याद रखना है, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसकी एक कैटेगरी है फिक्टिशियस एसेट्स की, है ना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस में चले जाते हैं। उसके अलावा एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ जाता है, वो सब अक्यूमुलेटेड लॉसेस में आ जाते हैं। इन लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें 100% ध्यान देना है। पहला कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
प्रॉफिट्स को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको डेबिट करना पड़ेगा, एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में रिजर्व्स की कैटेगरी आती है बेटा, रिजर्व्स सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रोविजंस एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, याद रखना। मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूं आपको। तो थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन एक ऐसी शानदार लिस्ट बनाई है आपके लिए कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है पहले वो देख लीजिए। ये मैंने जो पर्पल कलर से लिस्ट बनाई है ये उन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिजर्व्स की लिस्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की लिस्ट है जो आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखिए 6 चीजें मैंने लिखी है, इसमें छठी चीज तो अदर है, लेकिन ये 5 चीजें आ सकती हैं क्या इसमें। देखो रिजर्व फंड भी आ सकता है, छठा मेरे को और याद आया, रिजर्व फंड भी आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन चीजें मैंने आपको लिख रखी है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यहां देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस यहां पर है, डेबिट बैलेंस यहां पर है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मतलब ऐसा बैलेंस जो प्रॉफिट का है और अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो ये बैलेंस दिखता ही नहीं। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो दिखता ही नहीं, ठीक है। तो जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस की कैटेगरी में जाएगा, उसको लॉस के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट की कैटेगरी में जाएगा, उसको प्रॉफिट के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा सारे रिजर्व आ गए, जनरल रिजर्व आ गए, कैपिटल रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब 11th पे आपने पढ़ा था, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, और कोई रिजर्व इसके अलावा दिया गया हो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। लेकिन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये 4 चीजें याद रखो बेसिकली। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, वर्कर सेविंग अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बैड डेट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बैड डेट रिजर्व देखो मैंने यहां पे लिखा है एनी अदर रिजर्व, बैड डेट रिजर्व में भी लास्ट में नाम क्या है, रिजर्व, नाम गलत लिखा है। बैड डेट रिजर्व का असली नाम है प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये तो बहरूपिया है, अपने नाम में रिजर्व लेके बैठा हुआ है, लेकिन ये प्रोविजन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा लॉसेस की कैटेगरी में क्या क्या है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं इस लॉस के अलावा, ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसके अलावा जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन 2 फिक्टिशियस एसेट्स आपके आने वाली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसका दूसरा नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चलिए देखते हैं फटाफट से कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या काम का है। तो शुरू कर लेते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 4 चीजें दी हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या था, एक लॉस था, डेबिट बैलेंस एक लॉस था। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉस की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां देखिए प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उसको छेड़ना ही नहीं है। यहां पर है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट दिया हुआ है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन 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 अपने ने क्वेश्चन पढ़ा है, अपने को पता है कि एक क्लेम है, वो क्लेम किस पर आउटस्टैंडिंग है, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड पर आउटस्टैंडिंग है। तो हमें क्लेम को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचता है उसको ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, कौन से क्रेडिट बैलेंसेस है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, और कौन से डेबिट बैलेंसेस है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है। देखते हैं। पहला अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और उनका अमाउंट, ठीक है। देखिए एक हमारे पास है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, इसका अमाउंट पूरा 27,000 है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, इसका 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 15,000 कैसे आया बेटा, 21,000 माइनस 6,000, 6,000 का ये जो क्लेम है ना
वो हमें माइनस करना रहेगा। तो हमें 15,000 ही इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो लॉस है उसकी बात कर लेते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस 2 नंबर है, ये दूसरी जनरल एंट्री इसी से बनेगी। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, इसका अमाउंट देख लेते हैं। तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस में एक ही चीज है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कितना अमाउंट है उसमें? 18,000। चलिए, तो आपको याद ये रखना है आपको याद ये रखना है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जनरल एंट्री और अक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जनरल एंट्री करनी रहेगी। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है वो पता चला, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो बताऊंगा, और डिस्ट्रीब्यूट किसे करना है वो भी बताऊंगा। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। ये जो प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको कहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और बिजनेस पार्टनर को नहीं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जानता है। जनरल एंट्रीज बनानी है, जनरल एंट्रीज में हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अभी आपको मैं बता देता हूं। मैंने अभी जस्ट बताया था, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जितने भी लॉसेज होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जिसका प्रूफ ये रहा, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब मुझे इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए जनरल एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। मेरे पास जगह कम है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स मेरे पास कौन कौन है? एक है अलय और एक है संकेत। अगर टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो 2 अलय, अलय कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, कैपिटल स्लैश करंट लिख के आ जाइएगा। 2 संकेत, संकेत कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। देखिए अमाउंट कितना है, रिजर्व फंड में है 27,000 एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड में है 15,000। मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेना चाहता हूं, बट मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा हूं। आप लाइन खींच के प्रॉपर फॉर्मेट, 3 ही लाइन खींचनी है बेटा, 3 लाइन खींच देना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अलय और संकेत के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा? पहले हमें इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल कितना हो रहा है? 43,000 हो रहा है, नहीं 42,000, 42,000 हो रहा है ना? 42,000 डन। अब इस 42,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। 14,000 यानी कि 28,000 एक बंदे को जाएगा और 14,000 दूसरे बंदे के पास जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अलय 2 वाला बंदा अलय है, इसको दे दिया जाएगा 28,000 अमाउंट और संकेत को मिलेगा 14,000। इस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। हमें डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब कौन डेबिट होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी अलयस कैपिटल, अलयस कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट, संकेत, संकेत कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट। 2 एक ही चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो है पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, आप बिंदास इतना ही लिखिए। कितना बैलेंस था? 18,000 का, 18,000 का। $18,000 का बैलेंस पार्टनर्स में अगेन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो है 2:1।
1 का मतलब 6,000, 12,000, 12,000 एंड 6,000 फॉर्मेट बना के आना कंपलसरी है, फॉर्मेट मत भूलिएगा। बस ये 3 लाइन खींचनी और आपका काम रेडी हो जाएगा फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 जर्नल एंट्री के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप ये दिखा दीजिएगा कि वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड में आपको 21,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आपको 6,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 मार्क्स के लिए इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा 3 मार्क्स में कुछ पूछ नहीं सकते। ज्यादातर जो 90% पूछा गया है वो सैक्रिफाइस और गेन का पूछा गया है, लेकिन फिर भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की सभा यहां समाप्त करते हैं, आज की ये सीरीज यहां समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली सीरीज में एक बढ़िया से अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दफा हो जाएंगे।